चलिए जी, चैप्टर 5 शुरू करते हैं। ठीक है, सेल्स एंड सेल रिकॉर्ड। अब इसके अंदर आप देखेंगे सेल्स टैक्स की भी प्रेजेंस है, डिस्काउंट्स को भी डिस्कस किया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड को, ट्रेड डिस्काउंट को, डिस्काउंट रिसीव जो है वो परचेज में डिस्कस हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की भी काफ़ी चीज़ें आएंगी और मजीद और भी चीज़ें आएंगी जो पहले हमने नहीं पढ़ी हुई। सही है। ओके, चैप्टर 5 सेल्स एंड सेल रिकॉर्ड। अब इसके अंदर सबसे पहले ये बात करें, मैं आपको ओवरव्यू एक दे देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंटेंट्स इसके अंदर ये शामिल हैं सारे। ठीक है, पहले तो हम सोर्स डॉक्यूमेंट को देखेंगे, फिर ये डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट आप देख रहे हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर सेल्स टैक्स, ये भी मैं एक नज़र ऊपर से यहाँ दिखाऊंगा क्योंकि डिटेल इसकी हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक सेकेंड। अच्छा, उसके अलावा प्रिपेयरिंग अ सेल इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट, ये भी हम देखेंगे कि किस तरह प्रिपेयर करते हैं। पढ़ा तो हमने इसको भी हुआ है। ठीक है, मेथड्स ऑफ कोडिंग डेटा, ये भी हम देखेंगे, MA1 में भी इसका काफ़ी जिक्र है कोडिंग का। सही है। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी हम देखेंगे जो कि मैंने फर्स्ट डे भी डिस्कस की थी, बट यहाँ पे मकसद ये है कि हम चीज़ों को एक दफ़ा रिवाइज करें। ठीक है, सेल डे बुक, सेल रिटर्न, ये सारी हम देख रहे होंगे। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के वो कौन सी डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्स के अंदर, क्योंकि ये टॉपिक अभी सेल्स का चल रहा है। अब बाय द वे इसमें जो है ना वो काफ़ी ऐसी भी चीज़ें आएंगी, ज़्यादातर जो आपने डे 2 वाले लेक्चर में देखी हुई हैं। डे 2 वाला लेक्चर कौन सा था? जो सोर्स डॉक्यूमेंट पे था और टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट का था। सेल साइकिल, परचेज साइकिल, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इनवॉइस, गुड रिसीव नोट, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पर्पज ऑफ सेल इनवॉइस। अब सेल इनवॉइस एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, और सोर्स डॉक्यूमेंट एक ऐसी चीज होती है जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो जरिया होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है। अब व्हेन अ क्रेडिट सेल इज मेड, द कैश फ्रॉम द सेल इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली, बिल्कुल कैश तो हमें बाद में मिलता है। इंस्टेड द कस्टमर रिसीव्स द गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड देन पे एट सम लेटर डेट। कस्टमर को गुड सर्विसेज हम अभी दे देते हैं, कस्टमर हमें बाद में पे करेगा। ठीक है, इट इज देयर फॉर यूजली नेसेसरी टू क्रिएट सम एविडेंस एंड अ रिमाइंडर ऑफ द फैक्ट दैट द कस्टमर ओज मनी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि एक रिमाइंडर जैसे हम होते हैं ना, जैसे अलार्म लगाते हैं मोबाइल पे, ठीक है, सुबह उठने का, तो इसी तरह हमें भी एक डॉक्यूमेंट वाला अलार्म बनाने की जरूरत है जिससे कस्टमर एक तरह से रिमाइंड हो जाए कि आपने अब गुड्स डिलीवर हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 15-20 दिन गुजरने को है, आप काइंडली पेमेंट कर दें क्योंकि टाइम आ रहा है। ठीक है, और यही मैंने आपको मतलब समझाया था, इनवॉइस का क्या मतलब होता है? रिमाइंडर फॉर पेमेंट। ठीक है, अरे पोलाइट रिमाइंडर फॉर पेमेंट, ये इसका मतलब होता है कि बिजनेस जो है कस्टमर से पेमेंट डिमांड कर रहा है। ओके, अब जो सेल इनवॉइस होती है उसकी एक कॉपी जो है, वन कॉपी इज सेंड टू कस्टमर एज रिमाइंडर टू पे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको भी पहुंचनी पड़ती है। और सेकंड जो इसकी कॉपी है वो सेलर खुद रखता है, अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देगा, अपने सेल्स डिपार्टमेंट में दे देगा, 2-3 कॉपीज उसकी हो जाएंगी। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कहाँ पे देगा, क्यों रखेगा, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सही है। अब फ्रॉम सेलर पॉइंट ऑफ व्यू क्या चीज़ है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट ओड बाय द कस्टमर एंड द डेट बाय विच द पेमेंट इज ड्यू। ठीक है, मतलब कि सेलर के लिए, समझे मैं दुकानदार हूँ यहाँ पे, मैं चीज़ें सेल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये क्या है कि मेरे लिए एक रिकॉर्ड है ये कि जितनी अमाउंट में ओ हो रहा हूँ, कस्टमर ओ कर रहा है मुझे, उतनी मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगी और किस डेट पे पेमेंट मुझे मिलनी है। सही है। और सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड ऑफ सेल एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट टू एंटर डिटेल्स ऑफ द सेल इनटू अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ये इनवॉइस जो है इसके लिए मैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी इससे ही अपडेट करूंगा। तो मेरे लिए इसके दो काम हैं, दो यूजेस हैं। ठीक है, अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या काम है देख लेते हैं। फर्स्टली, इट इज़ रिमाइंडर ऑफ गुड और सर्विसेज दैट वर परचेज द अमाउंट पेबल टू सप्लायर, मतलब कि कस्टमर के लिए एक रिमाइंडर होता है, यही इसका मेन मकसद है। ठीक है, और सेकेंडली, इट प्रोवाइड्स a रिकॉर्ड ऑफ परचेज एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट टू एंटर डिटेल ऑफ द परचेज। कस्टमर के लिए तो परचेज है ना, हमारे लिए सेल है, कस्टमर के लिए परचेज है। ठीक है, तो कस्टमर अपनी परचेज भी जो सेल इनवॉइस है उससे ही अकाउंट्स को अपडेट करेगा अपने। ओके, सही है। ये था हमारा डिटेल सेल इनवॉइस की। अब यहाँ लिखा हुआ है कॉपीज ऑफ सेल इनवॉइस, ये भी पढ़ लेते हैं। व्हेन सेल इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रोड्यूस्ड इन मल्टीपल कॉपीज, ये तो हमें पता है। टॉप कॉपी जो है वो कस्टमर को सेंड की जाती है, ओरिजिनल जो है, और कुछ कॉपीज हम खुद भी रख लेते हैं। ठीक है, वो किस काम आती हैं? टू अपडेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, हमारे अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए। ठीक है, क्रेडिट सेल डेबिट रिसीवेबल करने के लिए। टू फाइल फॉर रेफरेंस फॉर एग्जांपल इन इवेंट ऑफ क्वेरी और कंप्लेंट, अगर कस्टमर कहता है जी हमें गुड सही नहीं मिले या फिर उसको कोई एतराज़ है सेल पे, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको ये बात पता है कि रिटर्न जो चीज़ होती है वो ओरल से ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक एविडेंस, ये सबूत के तौर पे यूज़ होता है।
और थर्डली टू मेंटेन गुड बिजनेस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हम हर चीज़ को लिखेंगे, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज रखेंगे, तो हमारी बिजनेस प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। ठीक है, और चीज़ें ढूंढने के वक्त हमें ढूंढने भी नहीं पड़ेंगी, इजीली मिल जाएंगी। सही जी, यहाँ तक समझ आ रही है आपको? जी सर। ओके, सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यूके, क्योंकि लॉ यूके का है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कितने अरसे तक हमें डॉक्यूमेंट्स रखने की ज़रूरत है। ठीक है, मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कोटेशन, ऑर्डर फॉर्म, डिलीवरी नोट, ठीक है, बैंकिंग रिकॉर्ड, ये हमें 6 साल तक मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद बेशक हम उसको जला दें, फेंक दें, कोई मसला नहीं। 6 साल की रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई है? क्योंकि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं आपको विद इन 6 ईयर्स पूछ सकती हैं कि ये पैसे कहाँ से आए, ये सेल कब हुई थी। तो इस उनको दिखाने के लिए, इस पर्पज़ के लिए हमें ये 6 ईयर्स तक रखनी पड़ती हैं। ओके, सही है जी। अब व्हेन आर सेल इनवॉइसेस प्रोड्यूस, ये भी देख लेते हैं सेल इनवॉइस प्रोड्यूस कब होती है। ठीक है, इन सम केसेस सेल इनवॉइस विल बी सेंट आउट टू कस्टमर विद द गुड्स और विद द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस, सो दैट कस्टमर रिसीव्स द इनवॉइस विद द गुड्स और इमीडिएटली द सर्विस इज प्रोवाइडेड। मतलब कि कुछ केसेस में जैसे ही उसको सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, गुड्स दे दिए जाते हैं, उसके साथ ही इनवॉइस पे कर दी जाती है। ठीक है, इनवॉइस भेज दी जाती है। तो ये उस सिनेरियो में होता है ज़्यादातर, जब आपकी जो साइकिल है बहुत छोटी हो, जैसे 3 से 4 दिन में पेमेंट चाहिए हो। फिर आप जब गुड्स डिलीवर करें उसके साथ ही आपको भेजना पड़ेगा इनवॉइस। ठीक है, हाउएवर इट इज़ मोर यूजुअल फॉर गुड्स टू बी सेंट टू अ कस्टमर विद डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट पे वो साइन करते हैं। ठीक है, एंड फॉर सेल इनवॉइस टू बी सेंट आउट सेपरेटली, सेपरेटली मतलब कि 15 से 20 दिन बाद। ठीक है, अब गुड्स रिसीव करने का सबूत उनका साइन कहाँ पे? डिलीवरी नोट पे। पेमेंट का रिमाइंडर किस चीज़ में? सेल इनवॉइस में। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे मतलब है। अब व्हेन इनवॉइस इज फॉर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, द इनवॉइस इज यूजुअली सेंट आउट टू द कस्टमर आफ्टर सर्विस हैज बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, जैसे कि अगर एक अकाउंटेंट है, उसने एक बिल बनाया हुआ है, इनवॉइस बनाई है कि इतने आवर्स उसने बनाए आपके मंथली अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, देन दिस इनवॉइस कैन नॉट बी सेंट आउट अंटिल द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। तो जब काम खत्म होएगा तभी वो इनवॉइस उसके पास जा सकती है, कस्टमर के पास। ठीक है, ये सर्विस का मेन रूल है कि एक तरह से नुकसान भी है कि जब तक सर्विस पूरी नहीं हो सकती हम कोई भी पेमेंट नहीं ले सकते। तो हमें बाउंड रहना पड़ता है 10 से 15 दिन इस तरह की सर्विस में। ठीक है, इन सम केसेस इनवॉइस माइट बी सेंट आउट बिफोर द गुड्स और सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल इन मोस्ट फॉर्म ऑफ रेंटल एग्रीमेंट सच एज हायर ऑफ कार। जो कोटेशन है आपको पहले ही दे दी जाती है, क्योंकि हायर ऑफ कार में यूज़ जो आप करते हैं कार, उससे पहले आपको पेमेंट करनी होती है, फिर आपको गाड़ी मिलती है। ठीक है, तो ये इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। One point is to determine the contract price to be invoiced in exchange for goods or service provided. This could be based on, for example, price list, previous dealing with customer और normal business practice. ये तो बेसिक सी बात है कि किस प्राइस पे आपने कस्टमर को चार्ज करना है, यूनिट प्राइस क्या लगानी है। ठीक है, पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इंक्लूड्स असेसिंग वेदर कस्टमर विल टेक अप ऑफर ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट और अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। यही चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे जब ये हम सवाल पे जा रहे होंगे। ठीक है, जो मैं आपको कल बता रहा था ना कि डिस्काउंट की एक चीज़ रह गई थी, और वो कौन सी चीज़ थी? जो एक्सपेक्टेशन वाले जो चीज़ होती है, ये एक्सपेक्टेशन देखनी होती है, कस्टमर एक्सपेक्ट करेगा डिस्काउंट लेना या नहीं, वो हम आज देख रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द सेल रेवेन्यू रिसीवेबल विल बी वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन वेदर कस्टमर टेक्स ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट डिस्काउंट और नॉट। ये हम उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक बेसिक बातें चल रही हैं, कुछ भी नया नहीं आया अभी तक, क्योंकि हम इसको डे 2 में अच्छी तरह कवर कर चुके हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला चैप्टर था, टाइप्स ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, अभी तक चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं है आपको? हाँ सर, क्लियर। ओके, सही है। अब देखते हैं कि अब हमारे पास जो सेल इनवॉइस होती है वो किस तरह बनती है, और इसके बेसिकली कंटेंट्स क्या होते हैं। इनको भी एक तरह से याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ आप समझ लें, एक नज़र देख लें कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर का नंबर ए पे लिखा हुआ है, ये कस्टमर का नाम, एड्रेस, सब कुछ जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, और यहीं पे ये लिखा हुआ है कस्टमर नेम एड्रेस। ठीक है, फिर बी पे क्या है? नेम ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नाम है। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, टॉप पे लिखा होता है कि जो आप फॉर एग्जाम्पल सेलर है ना, तो आप इन्वॉइसेस को भेज रहे हैं कस्टमर को, तो आपका ही सबसे ऊपर जो नाम है आपको याद होगा। ठीक है, फिर इनवॉइस नंबर आ जाते हैं सी पे। ठीक है, उसके बाद फिर कोई डेट या टैक्स पॉइंट, मतलब कि किस डेट पे हम इनवॉइस कर रहे हैं, ऑर्डर नंबर आ जाते हैं। सही है, उसके अलावा हमारे पास जो टेबल है, मेन आइटम्स यहाँ पे आ जाती हैं,
आइटम नंबर क्या है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, पर यूनिट प्राइस क्या है। सही है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स वाली अमाउंट आती है। इस टैक्स वाली अमाउंट को हम या तो वो कर सकते हैं, रिक्लेम कर सकते हैं, या फिर ये सेल्स है ना, तो हमें आउटपुट में गवर्नमेंट को पे करनी होगी। ठीक है। और आखिर में देखें टर्म्स लिखी होती हैं कि 5% सेटलमेंट डिस्काउंट अगर पेमेंट 10 दिन में होगी, अदरवाइज नेट 30 डेज, मतलब कि वैसे पेमेंट 30 डेज में ड्यू है, लेकिन अगर आपने 10 दिन में कर दी तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यही शर्त मैं आपको बता रहा था वहाँ पे जब हमने सेटलमेंट डिस्काउंट पढ़ा था। ठीक है, कि उसमें एक शर्त इन्वॉल्व होती है कि अगर आपने इस टाइम में पेमेंट की तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर वो शर्त पूरी ना हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता। ठीक है, सही है। तो ये सेल इनवॉइस है, डिटेल में किसी चीज़ को नहीं देखना, एवरीथिंग हमने हर चीज़ सिंपल रखनी है यहाँ पे। ठीक है, ये आप नज़र एक नज़र देख लें और मुझे बताएं अगर कोई इशू है इसमें। नो सर, क्लियर है। क्लियर है। ओके। ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं इसकी। ठीक है। अब ये है यहाँ पे सेटलमेंट टर्म्स। ठीक है, ये भी एक नज़र देखना ही है यहाँ पे, एज सच इसके भी कोई मैंने इतने सवाल नहीं देखे अभी तक। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं। अब इफ़ सेटलमेंट इज स्टेटेड एज नेट 30 डेज, जैसे ऊपर इनवॉइस पे लिखा हुआ था अभी जो हमने देखा है, दैट मीन्स कि अगर कोई डिस्काउंट ना हो, डिस्काउंट अगर ना ले, तो आपको 30 डेज में पेमेंट करनी ही करनी है। और इसको हम कहते हैं क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड का मतलब होता है कि आपने नॉर्मली कितने दिन में पेमेंट कर देनी है, ताकि आपके ताल्लुकात भी अच्छे रहें और बैड इंप्रेशन भी ना पड़े, और आप रूलिंग्स के अंदर भी रहें। ठीक है। अगर नेट 60 डेज लिखे तो इसका मतलब 2 महीने में पेमेंट करनी है, क्रेडिट पीरियड 2 महीने है। ठीक है। नेट 90 डेज भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है। नेट का मतलब है कि डिस्काउंट के अलावा अगर आपने नॉर्मल पेमेंट करनी है तो आपको क्रेडिट पीरियड हम इतना दे रहे हैं, ये इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, टर्म ये भी एक टर्म है, ई एंड ओ, इसको भी देख लेते हैं। इफ इट अपीयर्स ऑन इनवॉइस स्टैंड्स फॉर एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड, सॉरी। ठीक है। दिस मीन्स दैट सेलर रिजर्व्स द राइट टू अमेंड एनी एरर दैट इज सब्सिक्वेंटली फाउंड ऑन द इनवॉइस। ज़्यादातर इनवॉइसेज में रूल्स एंड रेगुलेशन यूके में ज़्यादा फॉलो होते हैं। पाकिस्तान में काम चल जाता है ना, लोग कच्ची रसीद दे देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं सामान विदाउट रसीद, कोई यहाँ पे इतना रिवाज नहीं है उस चीज़ का। ठीक है। लेकिन वहाँ पे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ई एंड ओ ई अगर लिखा हुआ है इनवॉइस पे तो इसका ये मतलब है कि इस पे सेलर जो है वो बाद में कोई करेक्शन करना चाहे तो कर सकता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ भी वो भी क्राइम कहलाती है। जैसे लेट से हमने ई एंड ओ ई नहीं लिखा इनवॉइस पे और सेलर उस पे कह रहा है अच्छा आपसे 100 पाउंड नहीं लेने थे, हमने 120 पाउंड लेने थे, फिर उस पे केस हो सकता है कोर्ट के अंदर, क्योंकि उसने एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड नहीं लिखा था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। फिर अ सेल इनवॉइस माइट इंक्लूड द टर्म एक्स वर्क्स, ये भी देख लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक्स वर्क्स लिखा हुआ है तो ये जो गुड्स की प्राइस है ये डिलीवरी से पहले वाली है, इसमें डिलीवरी शामिल नहीं है अभी, तो कस्टमर को अलग से डिलीवरी पे करनी पड़ेगी। ओके, ये मतलब है एक्स वर्क्स। ठीक है जी, समझ आ गई आपको, जी क्लियर? सर। जी सर, क्लियर। ओके। अब पर्पस ऑफ क्रेडिट नोट देख लेते हैं। क्रेडिट नोट जो था आपको याद है क्या होता है? डेबिट नोट एक सवाल होता है कस्टमर की तरफ से, क्रेडिट नोट उसका जवाब होता है सप्लायर की तरफ से। तो क्योंकि हम यहाँ सेल्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए क्रेडिट नोट रेलिवेंट है, क्योंकि हम सेलर होंगे ना, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। अ क्रेडिट नोट विल बी रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज व्हेन इनवॉइस हैज ऑलरेडी बीन सेंट आउट। कस्टमर हैज रिटर्न सम ऑफ गुड्स। ठीक है। कस्टमर हैज रिटर्न सम और ऑल ऑफ गुड्स बिकॉज दे आर नॉट द गुड्स दैट वर ऑर्डर्ड, ये किए ही नहीं थे ऑर्डर। ठीक है। कस्टमर नेवर रिसीव्ड द गुड ऑल्दो इनवॉइस वाज सेंट आउट, कस्टमर को मिले ही नहीं गुड्स। ठीक है। एन एरर वाज मेड ऑन द ओरिजिनल इनवॉइस व्हिच वाज करेक्टेड यूजिंग ए क्रेडिट नोट। तो अगर ज़्यादा का बिल बना दिया तो उसको कम करने के लिए हम क्रेडिट नोट भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा बैलेंस जो है नेट ऑफ होकर जीरो हो जाएगा। जीरो नहीं, आई मीन थोड़ा सा माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या मकसद है? इट इंडिकेट्स द अमाउंट शोन ऑन क्रेडिट नोट इज नो लॉन्गर ड्यू। मतलब कि अगर मैं सेलर हूँ, मैंने कोई सामान बेचा है, तो अगर मैं क्रेडिट नोट भेज रहा हूँ तो मुझे, मैं बेसिकली एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस बात को कि अब वो पेमेंट मुझे नहीं मिलने वाली। सही है, ये इसका मकसद है। द डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट आर यूज फॉर एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में भी डेबिट सेल रिटर्न जब हम करेंगे उसके लिए हमें ये क्रेडिट नोट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सही है। अब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये भी देख लेते हैं। इट इज़ एविडेंस दैट अमाउंट शोन इज नो लॉन्गर ड्यू टू द सेलर। ठीक है, मतलब कि अगर मैं कस्टमर हूँ इस केस में, तो अगर मुझे क्रेडिट नोट मिल गया, मतलब सप्लायर का जवाब आ गया, तो इसका मतलब अब वो पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है सप्लायर को।
क्योंकि वो नेट ऑफ हो गए, ठीक है। इट कैन बी यूज टू अपडेट कस्टमर, कस्टमर भी अपना जो परचेज रिटर्न है, क्रेडिट परचेज रिटर्न जो करेगा, वो इस क्रेडिट नोट के जरिए अपडेट करेगा। ठीक है जी, बेसिक बातें, कुछ भी नया नहीं है अभी तक। ओके। अब क्रेडिट नोट की कॉपीज भी एक खुद रखी जाती है, एक औरों को दी जाती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। When are credit notes produced? If customer is given a credit note, it might be reasonable to suppose that customer is dissatisfied in some way. क्योंकि ऑब्वियसली तभी रिटर्न किया उसने, तभी हमें क्रेडिट नोट भेजना पड़ रहा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू रीगेन कस्टमर गुडविल, इट इज इंपॉर्टेंट टू इशू द क्रेडिट नोट एज सून एज पॉसिबल। इसीलिए आपने देखा है आजकल हर जगह ऐसे ही हो रहा है कि जो जिस बिजनेस की कस्टमर सर्विस अच्छी होती है, जैसे आपको अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना नहीं पसंद आया, अब अगर वो रेस्टोरेंट कस्टमर की इज्जत नहीं करेगा ना, तो वो लमकाता जाएगा चीज़ों को, ठीक है, आगे लेता जाएगा, कहेगा चले नेक्स्ट टाइम हम आपको एडजस्ट कर देंगे, होता रहता है, ह्यूमन है ये, इस तरह की चीज़ें कहेगा। लेकिन जिस रेस्टोरेंट को कस्टमर की फिक्र होगी, कस्टमर की इज्जत उसने जितानी होगी अपने ऊपर, वो रेस्टोरेंट उसी वक्त या तो उसको खाना रिप्लेस करके देगा, या फिर उसको फुल रिफंड देगा। राइट, ये काम काफ़ी हो रहा है पाकिस्तान में, मैं खुद देख रहा हूँ आजकल। काफ़ी कंप्लेंट्स आती हैं, कुछ रेस्टोरेंट इसको लाइट लेते हैं, कुछ लाइट नहीं लेते, कुछ इसको प्रॉम्प्ट लेते हैं। तो यही रीज़न है क्रेडिट नोट का, ताकि गुडविल का यहाँ पे क्या मतलब है कि कस्टमर की जो इज्जत है वो बरकरार रहे बिजनेस के अंदर। सही है, कस्टमर को लेट डाउन ना किया जाए इस केस में। ओके, सही है। तो ये मकसद है कि क्रेडिट नोट क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं, कब प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है। अब कंटेंट्स ऑफ क्रेडिट नोट ये भी आप देख लें, जैसे इनवॉइस थी, इसमें काफ़ी इस तरह की सेम चीज़ें। ठीक है, ऊपर बिजनेस का नाम है जो भेज रहा है, ठीक है, फिर क्रेडिट नोट लिखा होता है इंडिकेट करने के लिए, ताकि गलती से कस्टमर इसको इनवॉइस ना समझ ले, ठीक है। क्रेडिट नोट नंबर लिखा होता है, फिर कस्टमर का नाम जिसको ये जा रही है, क्रेडिट नोट जा रहा है जिसको, ठीक है। उसके अलावा डेट है जिसको ये भेज रहे हैं, अकाउंट नंबर, फिर आइटम नंबर, जो भी डिस्क्रिप्शन है, जितने क्वांटिटी आपने ली थी, सही है, जो भी प्लस माइनस करके डिस्काउंट डिलीवरी कॉस्ट करके जो फाइनल रिफंड मिलेगा कस्टमर को, वो यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है। और एंड में हो सकता है रीज़न भी लिखा हो, ठीक है, कि गुड्स किस वजह से रिटर्न हुए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट नोट के अंदर लिखी होती हैं। ओके। अब डिस्काउंट्स को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, या आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा घर पे ही, ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ये दोनों चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस बहुत डिटेल में कर चुका हूँ, ट्रेड डिस्काउंट भी और सेटलमेंट डिस्काउंट भी। अगर इसमें एक जर्नल में बात करूँ तो मेरी डिस्कशन इसमें ज़्यादा फिजिबल है, जो हमने की थी, नोट्स भी आपको मैंने भेजे थे। सही है, अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लंबी कहानी इसकी लिखी हुई है। ओके, सही है, तो मैंने आपको बहुत आसान टर्म्स में ऑलरेडी समझा दिया। ठीक है, सही है जी। ओके, काफ़ी जी लंबा है ये, यहाँ पे 2 3 4 पेजेस पे स्प्रेड हुआ है। अब आगे देखते हैं। सेल्स टैक्स भी हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे, वो इसीलिए देखें, फ़ायदा इसका यही है कि हमें पूरी लंबी थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ी, मैंने आपको इजी स्टाइल में अपने स्टाइल में ऑलरेडी ये चीज़ बता दी है। इनपुट टैक्स भी हमने देख लिया, आउटपुट टैक्स भी। सेल्स का चैप्टर तो ऑब्वियसली यहाँ पे आउटपुट टैक्स की डिटेल डिस्कस होगी, ये भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे। अब ये सेल्स टैक्स रिक्वायरमेंट है कि एक बिजनेस को जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर उसका होना ज़रूरी है। आजकल पाकिस्तान में काफ़ी हो रहा है, आपने सुना होगा काफ़ी, कि जो आजकल बिजनेसेस इनवॉइसेस दे रहे हैं ना, जैसे बिल बना के आपको देते हैं, तो कुछ बिजनेसेस पे नीचे वो FBR वाला कोड नहीं बना होता, और आजकल बिजनेस उसके नाम पे 1 रुपये एक्स्ट्रा भी लगा रहे हैं बिल पे, आपने देखा होगा काफ़ी। ठीक है, तो इसी तरह आपको ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि कोई बिजनेस फ्रॉड ना करो, या फिर टैक्स इविजन ना करो, ठीक है, मतलब टैक्स चोरी ना करो। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है उस पर। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हम टैक्स क्यों पे करें, क्योंकि उनकी जेब में जा रहे हैं। सही है, तो वो तो एक तरह से गलत हो जाएगा। फिर टैक्स पॉइंट है, इसको भी इतनी डिटेल से ना देखें, ये आप F6 में पढ़ेंगे। उसके अलावा रेट ऑफ सेल्स टैक्स, ये भी हर बिल पे लिखा होता है कि कितना परसेंट सेल्स टैक्स है। ठीक है, सवाल की अगर बात करें तो आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिया होगा। ओके, सही है। अच्छा, अब ऑथराइजेशन देख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट दें, 1 सेकंड। अच्छा, ऑथराइजेशन, सॉरी, ऑथराइजिंग द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस जब बन जाती है तो उसको ऑथराइज किस तरह किया जाता है, ये भी देख लेते हैं।
अ बिजनेस शुड नॉट सेंड आउट एन इनवॉइस टू कस्टमर अंटिल अप्रोप्रिएट टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर बिजनेस को कोई लालच है पैसे का तो वो फौरन ही भेज दे इनवॉइस, आज ही गुड्स भेजें, अगली मिनट ही इनवॉइस पहुंच गया कस्टमर को। तो इस तरह कस्टमर के माइंड में बहुत गलत इंप्रेशन डलेगा, राइट, कि इनको पैसों की जरूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो एक नॉर्मल टाइम होता है, जैसे अगर 30 दिन बाद पेमेंट लेनी तो आप हो सकता है 20-22 दिन बाद भेज दें, ताकि कस्टमर के पास लेट से हफ्ता हो पे करने के लिए। ठीक है। यूजुअली दिस इज आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड एंड सर्विस हैव बीन प्रोवाइडेड। अ पर्सन इन अथॉरिटी शुड कंफर्म द गुड्स और सर्विसेज हैड बीन प्रोवाइडेड एंड दैट इनवॉइस शुड नाउ बी प्रिपेयर्ड एंड इशूड। तो इसका कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला बिजनेस में होता है, सेल्स मैनेजर होता है या फिर सीनियर कोई बंदा होता है। ठीक है। द पर्सन हु गिव्स ऑथराइजेशन फॉर इनवॉइस टू बी प्रिपेयर्ड इज लाइकली टू बी ऑफिस मैनेजर, सेल मैनेजर, ऑफिस मैनेजर कोई भी हो सकता है। ठीक है, सही है। द पर्पज ऑफ ऑथराइजिंग एन इनवॉइस is to avoid sending out invoices to a customer for goods and services that have not been delivered। तो इसकी मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि गुड्स डिलीवर होंगे तभी इनवॉइस भेजेगी। हो सकता है कोई कोरियर कंपनी सुस्ती कर रही हो, ठीक है, तो पहले हमें उस मसले को इन्वेस्टिगेट करना होगा, अभी हम इनवॉइस नहीं भेजेंगे कस्टमर को। ठीक है, सही है। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी सेल इनवॉइस की? परचेज ऑर्डर से आएगी। जो कस्टमर, समझे हम चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे, हम सेलर हैं, ठीक है, तो कस्टमर ने हमें परचेज ऑर्डर भेजा होगा ना, आपको याद है डे 2 से। कस्टमर जब चीज़ हमसे परचेज करता है तो परचेज ऑर्डर बना के भेजते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने क्या क्या चीज़ें बाय करनी है। तो इसलिए जो है इससे भी सेल इनवॉइस क्रिएट हो सकती है। फिर प्राइस लिस्ट ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, प्राइस लिस्ट से भी हो सकती है कि पर यूनिट हम क्या प्राइस दे रहे हैं। सेल्स ऑर्डर जो हमने बनाया होगा अपने लिए, कस्टमर तो हमें परचेज ऑर्डर सेंड करता है, हम जो है अपने लिए सेल ऑर्डर बनाते हैं जब हमारे पास ऑर्डर आ जाते हैं, ये हमारे रिकॉर्ड्स में होता है, सही है। फिर अ कॉपी ऑफ प्राइस कोटेशन सेंड टू कस्टमर, इससे भी हो सकता है अगर कोई करीबी कस्टमर हो उसको हमने कोटेशन में डिस्काउंट दिया हो तो अब वही वाली प्राइस हम उसे चार्ज करेंगे, नॉर्मल प्राइस नहीं करेंगे चार्ज। ओके, सही है। कस्टमर की डिटेल्स भी आ जाएंगी सारी, ये जनरल बातें हैं सारी, कस्टमर नेम, डिलीवरी एड्रेस, कस्टमर को गुड्स कहाँ पहुँचाने हैं, टेलीफोन नंबर, एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें। ठीक है। गुड्स की डिटेल आ जाएंगी, कितनी क्वांटिटी है, कौन सा कलर है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, ये सारी चीज़ें। ओके, सही है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी यही होता है कि आपने कौन सी सर्विस ली है, कितने घंटे उस पर चार्ज होएगा। ठीक है। पर आवर रेट क्या है उस चीज़ पे, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ठीक है। फिर चेकिंग एंड अप्रूविंग अ कंप्लीट इनवॉइस, व्हेन इनवॉइस हैज बीन प्रिपेयर्ड मैनुअली इट शुड बी चेक्ड अगेंस्ट द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू मेक श्योर दैट देर आर नो एरर्स इन इनवॉइस डिटेल। ताकि कस्टमर देखें, बिजनेस का काम होता है कस्टमर जीतना, और कस्टमर किस तरह जीते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करके, और इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देके, जैसे इनवॉइस पे करेक्ट अमाउंट लिखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर ने 5 चीज़ें ऑर्डर की, आपने 50 का बिल बना दिया। सही है, तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं, इनको भी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सही है। ये भी एग्जांपल डिस्कस हो रही है बहुत लंबी सी। ओके। अब क्रेडिट नोट के लिए हमारी डिटेल्स कहाँ से आती हैं, इसकी भी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। कस्टमर की डिटेल्स जो है वो इनवॉइस से आएंगी। ठीक है। डिटेल ऑफ गुड रिटर्न, व्हेन कस्टमर रिटर्न्स गुड देयर शुड बी चेक ऑफ क्वांटिटीज रिटर्न एंड देयर कंडीशन। ठीक है। और ये है गुड्स रिटर्न नोट से इसकी चीज़ें आएंगी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, GRN जो होता है। ठीक है। अब एक GRN होता है गुड रिसीव नोट, एक इसको हम कहते हैं गुड रिटर्न नोट। तो ये भी कंप्लीट करना पड़ता है। इसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है कि गुड्स क्यों रिटर्न हुए हैं, ये क्वालिटी चेक के लिए बनाया जाता है। ठीक है। फिर करेक्शन ऑफ इनवॉइस एरर्स, ये भी अगर कोई इनवॉइस में गलतियां हैं वो भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब अगर सेल्स टैक्स है क्रेडिट नोट पे, तो उसमें क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स पेबल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, क्योंकि जो कस्टमर ने सेल्स टैक्स हमें दिया होगा, अब वो हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, वो क्या होगा कि हम वो कस्टमर को पूरी अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। जैसे लेट से प्रोडक्ट की प्राइस थी 50 और उस पर टैक्स था 20, तो कस्टमर ने 70 दिए होंगे हमें, सही है। अब हमारा काम है कि हम 70 ही वापस करें, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको 50 वापस कर दें, क्योंकि कस्टमर ने जो फुल पेमेंट की होगी वही चीज़ हमें माइनस करनी होगी। ठीक है। फिर ऑथराइजेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथराइजेशन शुड बी गिवन फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट नोट, द पर्सन इन अथॉरिटी मस्ट इंडिकेट दैट द क्रेडिट नोट शुड बी प्रिपेयर्ड सिंपली बाय साइनिंग और इनिशियलिंग द सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। क्रेडिट नोट शुड बी चेक फॉर एक्यूरेसी, प्रॉबेबली द अकाउंट सुपरवाइजर।
बाय द अकाउंट सुपरवाइजर, क्योंकि क्रेडिट नोट बहुत सेंसिटिव आइटम होती है ना, उसमें हम कस्टमर की अमाउंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो अमाउंट उतनी डिक्रीज होनी चाहिए जितनी एक्चुअली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने 50 का रिफंड देना था, हमने 5,000 का दे दिया गलती से, तो उसमें तो हमारा लॉस है ना, हम बिजनेस का। ठीक है जी, समझ आ रहे हैं आपको अभी तक, कोई इश्यू तो नहीं है? जी सर। नो सर। ओके। उसके अलावा देख लेते हैं और क्या रह गया, बस ये बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री तो हमने देखी हुई है ऑलरेडी, ये 7 तरह की होती हैं। टॉपिक 5 पे मैं भी आता हूँ इसको पढ़ाने के बाद। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में क्या होता है कि जैसे ही एक ट्रांजैक्शन इनकर होती है, वो सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड की जाती है। ये 7 तरह की होती हैं, ठीक है। सेल्स डे बुक है, सेल्स रिटर्न डे बुक है, परचेज डे बुक है, परचेज रिटर्न डे बुक है। अब इन चारों में जो है ना, सिर्फ क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी। कैश सेल का यहाँ से ताल्लुक नहीं है, कैश सेल कैश परचेज, क्योंकि उसमें तो कैश उसी वक्त चला जाता है ना, या आ जाता है। तो कैश सेल कैश परचेज कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक के अंदर। ठीक है, ये 5th वाली है, कैश बुक। फिर पेटी कैश बुक है, इसका भी अलग से टॉपिक है। पेटी कैश का मतलब जो स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए कैश होती है। और आखिरी जो 7th वाली है वो जर्नल है। जर्नल में तमाम वो चीज़ें होती हैं जो कि औरों में नहीं होती। ना वो सेल्स है, ना वो परचेज है, ना वो कैश है। जैसे नॉन करंट एसेट परचेज कर लिया, इस तरह की चीज़ें, ये जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। ओके, सर, गॉट इट। जी जी। सर जब पैसे हमें, मतलब अगर हमने सेल की तो क्रेडिट पे आए, उसके बाद हम जो रिसीप्ट मिलता है तो उसको कैश बुक में लिखना पड़ता है या उसी में फिर मतलब वो जो सेकंड वो होती है एंट्री, वो अपडेट करनी होती है, जी जी तो जी वो जी, कहाँ पर बिल्कुल डालनी होती बिल्कुल बिल्कुल। वो जो सेकंड स्टेप होता है ना, जब हमें कैश मिल जाता है या कैश पे करना होता है, पेबल या रिसीवेबल के है? जी केस में, सर। वो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड होएगा वो। ठीक है, लेकिन वो काफ़ी हद तक वो 15-20 डेज बाद आता है ना पीरियड। शुरू में जो एंट्री है वो जी सर। सेल डे बुक में या फिर वो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होएगी। ठीक है। मतलब इनिशियल सिर्फ क्रेडिट की वो सेल टैक्स, सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न में डालनी पड़ती है, उसके बाद जब रिसीप्ट मिलता है तो वो कैश बुक डालनी पड़ती है। जी जी जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड मुझे दें, फिर ये पढ़ लेते हैं टॉपिक 5, इसमें क्या चीज़ है। ठीक चलें जी, कोशिश ये होगी कि आज इसके सवाल भी हो जाएं, ताकि बेहतर यही है कि हम इसके क्वेश्चंस भी आज ही कर लें, ताकि कोई इसमें डिले ना आए। ठीक है। अब कोडिंग रिक्वायर्ड फॉर सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस की जो कोडिंग है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। द ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड प्रॉपरली इन द नॉमिनल लेजर, जर्नल लेजर जिसको हम कहते हैं, इसकी डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। A record is also made of money owed by individual customer. In manual system, this will normally require several codes. अब बेसिकली हो क्या रहा है कि एक तो चीज़ ये है कि आपने पहले भी ये देखा होगा जब आपने F1 पढ़ा है, कि हर डॉक्यूमेंट को सीक्वेंशियली नंबर करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अगर सीक्वेंशियली नंबर होएगी डॉक्यूमेंट्स हमारी, फिर ही हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। अगर बीच में से एक गायब भी है तो उसको हम सही तरह ट्रैक कर सकेंगे कि किसने निकाली है, क्यों निकाली है। अगर वो सीक्वेंशियली नंबर नहीं होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह, ठीक है, अगर वो लेट्स से, बहुत कम बिजनेसेस इस तरह करते हैं, आई वुड नॉट से एनी बिजनेस इस तरह नहीं करता, बट लेट्स से 1 5 3 7 इस तरह अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है, कोडिंग कर रहा है इनवॉइसेस की, फिर ऑब्वियसली उसका तो काम वहीं बन गया, क्योंकि जो बीच में से मिसिंग है वो तो ट्रैक कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि शुरू से ही उसने जो है वो मेंटेन नहीं की सही वाले नंबर्स। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए सीक्वेंशली नंबर करना इनको बहुत ज़रूरी होता है। और आपको ये भी बात आगे जाके समझ आएगी कि जो भी हम क्या कहते हैं, जो हम सेल्स और परचेजेस के जो भी हेड्स होते हैं ना, अकाउंटिंग हेड्स, चाहे वो कोई एक्सपेंस हो जाए, रिसीवेबल हो जाए, करंट एसेट हो जाए, पेबल हो जाए, सेल परचेज कुछ भी हो जाए, उसकी एक अकाउंट कोड बनाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस में भी यही होता है। जो बिजनेसेस हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉलो करें ना, जैसे जीरो है और इस तरह की सारी चीज़ें, काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल पे भी ये काम होता है, उस पे अकाउंट कोड्स बनाए जाते हैं। सही है। जैसे सेल्स को, ये आप चीज़ें आपने आई थिंक MA1 में पढ़ी होंगी ये चीज़ें, कि सेल्स को एक ब्लॉक कोड की दिया जाता है, जैसे 5001, फिर अदर सेल्स को पाँच हजार जी दो सर। जी ब्लॉक सर। जी कोड। सर। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे हाँ सब बिल्कुल। रिपीट हो रही हैं। ओके। अच्छा। फिर क्रेडिट नोट को भी एक नंबर दिया जा सकता है कि किस सेल के तहत कौन सा क्रेडिट नोट है, और उसी क्रेडिट नोट के नंबर को सेल्स वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये जो क्रेडिट नोट है इसी सेल का ही है, किसी और के साथ ये गलती से ना चला जाए।
ठीक है, तो इसमें ये कोडिंग है। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है ग्रिड बॉक्स स्टैंप, ये भी एक देख लेते हैं। ग्रिड बॉक्स स्टैंप एक कंपनी में होता है काफ़ी, वो इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं इस तरह का लगता है। तो ग्रिड बॉक्स स्टैंप में क्या होता है कि ये सारे पर्टिकुलर लिखे होते हैं, ठीक है, और ये हो सकता है इस तरह की ना, इनके अंदर ग्रिड बनी हो, जैसे ये है, ये इस तरह की ना, नीट तो नहीं है ये, लेकिन इस तरह की बनी होती है। और नंबर्स वगैरह जो है आपको आगे लिखने पड़ते हैं, ठीक है, जैसे क्रेडिट नोट ऑथराइजेशन ऑब्टेन, ऑथराइजेशन होगी है। सेल लेजर का क्या नाम है कस्टमर का, ठीक है। लेजर अकाउंट क्या है अगर हम ढूंढना चाहिए इसको बाद में जाके, तो इसमें जो है सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, क्रेडिट नोट नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। ये एक होता है ग्रिड बॉक्स स्टैंप। ओके, तो ये हमारी बात होगी सारी कि हम कोड किस तरह करेंगे सेल को, क्रेडिट नोट को, सारी चीज़ों को, ठीक है। अब सेल डे बुक भी आप देख सकते हैं, इसकी भी ज़्यादा डिटेल नहीं है। सेल डे बुक में जो है ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं, पहले देख लेते हैं। डेट एंड इनवॉइस नंबर, कस्टमर नेम, कस्टमर अकाउंट कोड नंबर, ठीक है, और नेट इनवॉइस टोटल, सेल्स टैक्स एंड ग्रॉस इनवॉइस टोटल। इसमें तीनों कॉलम्स जो है ना वो आ रहे होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। पहले टोटल लिखा होता है, फिर सेल्स टैक्स, फिर नेट सेल्स। अब नेट सेल का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब एक होती है हमारे पास नेट अमाउंट, जब नेट अमाउंट में हम टैक्स को ऐड कर देते हैं, नेट अमाउंट जो होती है ना वो एक्सक्लूसिव अमाउंट होती है, इन अदर वर्ड्स। एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ प्रोडक्ट की ही प्राइस है। जब इसमें हम टैक्स ऐड कर देते हैं ना, तो हमारे पास अमाउंट कौन सी आ जाती है, ग्रॉस। ग्रॉस क्रॉस। का मतलब है यहाँ पे टोटल, एग्जैक्टली, ठीक है। तो नेट में जैसे लेट से 50 का आइटम था, 20 का उस पर टैक्स लगा, तो 70 का जो प्रोडक्ट था वो है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 50 यहाँ पे, 20 इधर, और 70 हम लिखेंगे टोटल में। तो सेल्स टैक्स वाला एलिमेंट भी सेल्स डे बुक में ही आ रहा होता है यहाँ पे। ओके, सही है। अच्छा, उसके अलावा ये सारी डिटेल है। सेटलमेंट डिस्काउंट हम पहले ही देख चुके हैं, ये भी इसी के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। इसकी एंट्री हम अभी सवालों पे जाते हैं, वहीं पे एक दफ़ा देख लेंगे। सेल रिटर्न डे बुक भी ऐसे ही है, ठीक है, इसमें हमने लिखना होता है कि किसने रिटर्न किया, कौन सा कस्टमर है ये, ठीक है। तो डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये देखते हैं लास्ट चीज़ क्या है। अच्छा, लास्ट में ना इसने दो चीज़ों का डिफरेंस यहाँ बताया हुआ है, ये मैं आपको ऐसा करता हूँ यहाँ समझा देता हूँ। वैसे तो ये चीज़ कंट्रोल अकाउंट वाले चैप्टर की है, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ ताकि आपको अभी से ही क्लियर हो जाए, ठीक है। हमारे पास जो टी अकाउंट्स होते हैं ना, जो टी अकाउंट्स आपको पता होगा, तो टी अकाउंट्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मेमोरेंडम अकाउंट्स, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास कंट्रोल अकाउंट्स, ठीक है। मेमोरेंडम और कंट्रोल। अब मेमोरेंडम का दूसरा वर्ड क्या होता है, इजियर वर्ड अगर आप देखें, तो इसको हम इंडिविजुअल। कहते हैं एग्जैक्टली इंडिविजुअल, ठीक है। इसका मतलब आपको ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा पहले। तो मेमोरेंडम इंडिविजुअल को कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट में क्या चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, टोटल, इसमें टोटल। टोटल अमाउंट आ रही होती है, ठीक है। तो ये इसने अच्छा। डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे लेट से एक सेल्स है, तो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, हो सकता है उसकी रिकॉर्डिंग ही मैं आपको दूं। तो कंट्रोल अकाउंट में क्या होता है कि हम लोग टोटल्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जैसे पूरे पूरे जो टोटल्स होते हैं पूरे साल के या 6 महीने के। मेमोरेंडम अकाउंट में हर कस्टमर को अलग अलग सेल अलॉट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं अलग जी। अलग सेल हम। जैसे 100 की मिस्टर ए की सेल है, 150 की उसकी है, 200 की उसकी है। अलग अलग अकाउंट्स किस में मेंटेन होते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट में, ठीक है, सही है। जी। इसके अलावा हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया और इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये सारी डिटेल हमने देख लिया। अब ऐसा करते हैं